महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारे चल रहा है भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में, जिसमें हमारा पुरा पाषाण काल हो चुका था। हमने देखा था कि पुरा पाषाण जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया। और उसके बाद हमने पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया था। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस तरीके से हमने जो पुरा पाषाण काल है उसके तीनों पार्ट पढ़ लिए थे। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उनमें किस किस तरीके के औजारों का मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था, ये भी हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से पूर्व पुरा पाषाण काल में बेडोल जो पत्थर होते थे, यानी जो चापर चोपिंग संस्कृति उनको कहा गया है, क्योंकि वो किसी भी तरीके के जो पत्थर होते थे उनको एक बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। मतलब पहली बात तो वो बहुत बड़े बड़े पत्थर, और दूसरी बात हैंड एक्स यानी हाथ में पकड़ करके, और कुल्हाड़ी जिस तरीके से होती है वैसी पत्थर की कुल्हाड़ी हमें मिली है, जिसकी हमने बात की थी कि पल्लवरम से वो कुल्हाड़ी मिली थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने इसको खोजा, और पुरा पाषाण काल की पहली हैंडेक्स हमें पल्लवरम से मिलती है, जो मद्रास के पास में ये जगह है पल्लवरम, वहाँ से ये मिलती है। तो इस तरीके से हमने पूरा पाषाण काल की, पूर्व पुरा पाषाण काल की बात की। फिर मध्य पाषाण काल की बात की कि किस तरीके से उस समय थोड़ी सी जो उस समय के जो औजार हैं उनके जो काम में लिए जाते थे शिकार करने के लिए, उसमें किस तरीके से थोड़ा सा परिवर्तन आता है। और फिर उच्च पुरा पाषाण काल में और थोड़ा सा वो परिवर्तित होते हैं। और ये काल लगभग हमारे बात कर ली थी हमने कि कब तक ये चलता है, इसके बारे में हमने बात करी थी कि उच्च पुरा पाषाण काल है वो लगभग 40,000 से और 10,000 BC के आसपास तक रहता है। ये चर्चा हमारी कल हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये आपका चलता है 10,000 BC से और 6,000 BC तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 6,000 ईसा पूर्व तक ये काल आपका चलता है, मध्य पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल। तो देखिए ये जो मध्य पाषाण काल है ये पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल जो इसके बाद आता है उनके बीच का संक्रमण काल कहलाता है। यानी मध्य पाषाण काल को हम पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई बातें जो हैं, कई औजार ऐसे मिलते हैं जो पुरा पाषाण काल के थे, लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी हैं जो नवपाषाण काल की भी इसमें मिलती है मध्य पाषाण काल में। जैसे उस समय के कुछ औजार थे पूर्व पुरा पाषाण काल के, वो भी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नया मिलता है जिसके कारण हमने मध्य पाषाण काल को अलग काल यानी माना है। वो क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है इनका मध्य पाषाण काल में उपयोग किया गया था। देखिए पहले हमने बात की थी कि बड़े बड़े पत्थरों की कुल्हाड़ी टाइप में बनाई जाती थी, एक तरफ से पकड़ते थे, एक तरफ से नोक बनाई जाती थी और उसको हाथ से मारा करता था मानव। लेकिन धीरे धीरे मानव का दिमाग का विकास होता है, वो उसके क्या होता है, जैसे वो मारने की कोशिश करता है तब तक शिकार भाग जाता है, यानी कई शिकार के को मारने की कोशिश करता है जिनमें से कुछ एक को ही वो मार पाता है। तो उसको लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि शिकार जल्दी हो जाए
और हमें मेहनत भी कम करनी पड़े, तो धीरे धीरे उसका माइंड का डेवलप होता है। और वो 3 कालों से जब निकल करके मध्य पाषाण काल तक आता है, तब तक उसके दिमाग का विकास होता है। और उसने क्या किया, सूक्ष्म पाषाण के उपकरण बनाए। यानी मान लो एक छोटा सा पत्थर बनाया उसने इस तरीके से, अब उसमें आगे उसने छोटी सी नोक बना दी। अब वो क्या करेगा, पीछे से उसमें पकड़ने का बनाया, अब इसको दूर से ही पेड़ के पीछे छुप जाएगा और दूर से ही उसको दिखेगा कि शिकार खड़ा है, तो वो इस पत्थर को पकड़ेगा और दूर से ही उसके ऊपर फेंकेगा और इतने वेग से, इतने प्रेशर से उस पर फेंकेगा कि ये पत्थर का जो टुकड़ा है, जो उसने एक औजार के रूप में बनाया है, ये उसकी गर्दन पर या मुंह पर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाकर लगेगा जिससे उसके चुभते ही वो वहीं पर गिर जाएगा और इस तरीके से मानव जो है वो उसको लेकर के और उसके मांस का सेवन करेगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग का विकास हुआ। धीरे धीरे मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाना शुरू किए और उसके बाद में वो जल्दी शिकार करने लग जाता है। तो इस तरीके से इस समय के सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें मिले हैं और इनसे वो जल्दी ही शिकार कर लिया करता था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस समय शुरू होते हैं, जैसे अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि का मतलब जो शव होते थे उनका दाह संस्कार होने लगा, उनको शवाधान, शवों को जमीन में गाड़ना शुरू किया गया। मध्य पाषाण काल से पहले यानी पुरा पाषाण काल में ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। उस समय के जो अवशेष हमें मिले हैं वो जमीन में गड़े हुए नहीं मिले हैं, है ना। और इस समय के जो अवशेष हमें मिले हैं मध्य पाषाण काल के, वो दोनों तरीके से होते थे। जैसे या तो शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिसमें ज़्यादातर ऐसा होता था कि पूरब की तरफ सिर होता था, पश्चिम की तरफ उसके पैर होते थे, मतलब ज़्यादातर ऐसे अलग अलग तरीके से भी मिले हैं, लेकिन ये मोस्टली ऐसा मिला है। इसके अलावा जैसे मान लो कि उन्होंने दाह संस्कार किया तो उसकी जो हड्डियां बची उनको उन्होंने मटके में भरा, छोटी सी एक मटकी में भरा और फिर उसको जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी शवाधान का प्रयोग मिलता है। और ये जो अंत्येष्टि संस्कार जो शुरू होता है उसका जो प्रारंभ माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है। मध्य पाषाण काल में इसके अलावा भी कुछ मिला है, जैसे गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी जो है वो हमें मिलती है भीमबेटका से। सबसे प्रसिद्ध जो मिले हैं भीमबेटका एमपी में है। बाघोर से भी चित्र मिलते हैं, लेकिन भीमबेटका की जो चित्र हैं वो आज भी हम देखते हैं, जिसमें उस समय का जो मानव था जो क्रियाकलाप करते थे, जैसे पक्षियों का चित्र इसमें मिलते हैं, शिकार करने का चित्र मिलता है कि किस तरीके से मानव शिकार किया करता था, वो चित्र भी इसमें उकेरे हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से भीमबेटका की गुफा में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका की गुफाओं से किस काल के चित्र हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से मध्य पाषाण काल का ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भीमबेटका की गुफाओं वाला, ठीक है। यानी गुफा चित्रकारी हमें मध्य पाषाण काल की गुफा चित्रकारी हमें किस स्थान से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका से मिलती है। तो मध्य पाषाण काल जो है उसमें कुछ चीजें हमें नई हुई पुरा पाषाण काल से, जैसे कि उस समय का जो मानव था वो यानी कि पुरा पाषाण काल में मानव का विकास नहीं हो पाता है और धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते मानव का जो मस्तिष्क है उसका भी विकास होता है। वो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग करता है, अंत्येष्टि करना शुरू कर देता है, गुफा चित्रकारी वो करना शुरू कर देता है, यानी कि वो गुफाओं में रह करके इस तरीके की चित्रकारी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें मिलती है, जैसे महादहा जो है एक स्थान है यूपी में, सराय नाहर राय भी एक स्थान है जहाँ से भी हमें ये स्थान है, ये दोनों ही यूपी में है और यहाँ से हमें स्तंभ गर्त देखने को मिलते हैं, यानी कि गड्ढे में बने हुए घर देखने को मिलते हैं, वो भी मध्य पाषाण काल के ही माने जाते हैं।
और इसके अलावा हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। वैसे तो देखा जाए तो पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से ही मानी जाती है, लेकिन मध्यपाषाण काल के अंत में मैंने बताया आपको कि ये संक्रमण काल है, पुरापाषाण का और नवपाषाण काल दोनों का संक्रमण काल है। तो इसमें पशुपालन जो मध्यपाषाण काल के अंत तक पशुपालन भी हमें देखने को मिलता है, और उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। पशुपालन बागोर से हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। और इसके अलावा आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और बागोर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है। बागोर ये राजस्थान में है, और आदमगढ़ ये है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये मध्यपाषाण काल के अंत तक आते आते इस तरीके के जो पशुपालन के जो कार्य थे ये शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर महादाह से हड्डी के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि, ये महादाह है, यहाँ से हड्डियों के आभूषण मिले हैं और स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। तो हमने देखा कि कुछ इसमें नए कार्य हुए, जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो पहले नहीं थे, केवल और केवल, इसीलिए इसका एक नाम और आपको मिलता है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक एज, या फिर हम इसको माइक्रोलिथिक काल भी कह सकते हैं, सूक्ष्म पाषाण काल भी कह सकते हैं, और मध्य पाषाण काल भी कह सकते हैं। यानी कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, माइक्रोलिथिक संस्कृति, इस तरीके से भी इसका नाम यदि आपको मिलता है तो मतलब वो मध्यपाषाण काल की बात पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जैसे आपके मान लो क्वेश्चन आ जाए, वैसे यहाँ से इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन क्या है कि इस टॉपिक को समझना जरूरी होता है, इसलिए इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझें। और छोटे क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, माइक्रोलिथिक संस्कृति किस काल को कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले किस जगह से मिलते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, बागोर और आदमगढ़ से मिलता है। तो इस तरीके से आपका मध्यपाषाण काल जो है इसमें कुछ नए कार्य होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप याद रखें मध्यपाषाण काल के संदर्भ में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है इसको नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके के कार्य होते हैं, कुछ नए परिवर्तन यहाँ पर होते हैं जिसको हम क्रांति कह सकते हैं। क्रांति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो आमूलचूल परिवर्तन होता है उसी को हम क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल में बहुत अधिक अंतर होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम नवपाषाण क्रांति की संख्या भी दे सकते हैं। तो नवपाषाण काल आपका 6000 BC से स्टार्ट होता है, यानी 6000 ईसा पूर्व का हमें मेहरगढ़ से एक साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, जिसमें कपास की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, इस तरीके के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। और ये साक्ष्य हमें 6000 ईसा पूर्व के मिले हैं, इसीलिए इसी साक्ष्य के आधार पर हमने नवपाषाण काल का जो काल है वो निर्धारित किया है 6000 ईसा पूर्व। तो मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि मानव जो कि मध्यपाषाण काल तक सिर्फ और सिर्फ आखेट पर निर्भर था, यानी शिकार करके ही अपना वो पेट भर पाता था, अब वो कृषि करके और कृषि के माध्यम से वो उत्पादक बन गया है, यानी कि वो खेती करके और एक कृषि के माध्यम से वो खाने का जो सामान है वो केवल शिकार पर निर्भर ना रह करके वो खुद भी उत्पादन करने लग गया है। अब वो खुद कृषि करने लग गया है, अब वो भोजन का निर्माण भोजन करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आखेट पर ही निर्भर नहीं है। तो नवपाषाण काल में सबसे पहली जो घटना आपकी आती है वो है कृषि करना मानव सीख गया है।
यानी अब वो पशुपालन भी कर रहा है। अब देखिए पशुपालन जो है वो भी मुख्यतः घटना हम नवपाषाण काल की ही मानते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल की मानते हैं क्योंकि मध्यपाषाण काल के तो अंत में जाकर के हमें एक साक्ष्य मिला है, जबकि नवपाषाण काल में हमें कई साक्ष्य मिलते हैं कि पशुपालन उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसमें हम कृषि कार्य शुरू हो जाते हैं, पशुपालन का कार्य शुरू हो जाता है। इस समय चाक का आविष्कार हो गया, बर्तन बनाना सीख जाता है मानव। इस समय अग्नि का आविष्कार हो गया। अग्नि से परिचित तो वो पहले ही हो गया था, लेकिन अब अग्नि को बनाना भी वो सीख गया कि किस तरीके से अग्नि जो है उसको किस तरीके से फायदा हो सकता है। अब वो अग्नि को जला करके मांस पकाना शुरू कर देता है। अग्नि से वो जला करके जो जानवर है उनसे भी वो रक्षा करता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वहां पर अग्नि प्रज्वलित कर देता है तो जानवर उसके पास नहीं आएंगे। वो आत्मरक्षा के लिए भी अग्नि का प्रयोग करने लगा है। चाक के आविष्कार से पहले बर्तन वो हाथों से बनाया करता था, जो बेडोल होते थे, जिनमें कोई सुंदरता नहीं होती थी, वो यानी कि एक शेप उनमें अच्छी नहीं आ पाती थी। तो अब चाक से वो सुंदर बर्तन बनाना सीख गया है। अग्नि से वो मांस को पका करके खाने लग गया है। पहिए का आविष्कार इस समय हो चुका है। देखिए यहाँ से आप इस चीज को क्रम से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ तो किसी एक जगह पे वो कृषि करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज इस जगह कृषि कर ली, कल दूसरी जगह जाकर के कृषि कर ली। कृषि करने के लिए उसको क्योंकि कृषि जो करेगा यानी गेहूं की फसल यदि उसको पैदा करनी है तो लगभग उसको 6 से 7 माह लगेंगे। 6 से 7 माह उसको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब उसको 6 से 7 माह एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। अब जंगल को उसने साफ किया, एक खेत बना लिया। ठीक है, ये खेत उसने बना लिया जंगल को साफ करके। अब वो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने यहाँ रहने के बाद में और फिर उसके बाद में वो कहीं दूसरी जगह जा करके फिर उस वहाँ के जंगल को साफ करके और खेत बनाए, क्योंकि इसमें भी उसको टाइम लगेगा। तो इससे क्या हुआ, जब कृषि करना उसको आ गया तो वो उसी जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, स्थायी निवास वहां हो गया। यानी अब मानव कैसे रहने लग गया, निवास उसका कैसा हो गया, स्थायी हो गया। मध्यपाषाण काल तक उसका निवास स्थायी नहीं था। पशुपालन उसने शुरू किया तो पशुओं को तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाता था। क्यों, क्योंकि पशुओं के लिए चारा जब वो चर लेते हैं तो वो स्थान खाली हो जाता है, तो फिर वो दूसरी जगह उसको चराने के लिए ले जाता है, तो दूसरी जगह गुफाओं को देखता है, वहां वो रहने लग जाता है। लेकिन नवपाषाण काल में जब उसने कृषि करना शुरू किया तो अब क्या हुआ, स्थायी निवास करना उसको आवश्यक हो गया। ये उसका ये जो कारण है स्थायी निवास का वो है कृषि। यानी कृषि करना शुरू किया तो स्थायी निवास उसको जरूरी हो गया और उसने स्थायी निवास किया। और स्थायी निवास किया तो फिर वहां पर कुछ लोग मिलकर के रहेंगे, क्योंकि एक जना यदि रहेगा तो जानवरों का डर है, आत्मरक्षा का डर है, जिसकी हमने बात की थी कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो आत्मरक्षा के लिए लड़ता है। तो इसलिए वो क्या झुंड बना करके रहने लगे, यानी सहयोग की भावना। तो एक नई भावना उनके बीच में आती है सहयोग के लिए, और सहयोग जब रहा तो क्या बना, गुट बना, एक समुदाय बना, और वो क्या बना, फिर समाज बना। यानी एक समुदाय में वो रहने लगा और वो सहयोग के साथ समुदाय में वो रहने लगा। और समुदाय में रहने लगा तो वो शिकार करने के लिए जाता है तो भी वो समुदाय में ही जाता है, कृषि करता है तो समुदाय में रहकर करता है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपने समुदाय का एक क्या बना दिया, नेता बना दिया, समुदाय का नेता बना। तो अब उन्होंने सोचा कि यदि एक ही काम को सारे ही व्यक्ति करेंगे, यानी सारे ही व्यक्ति बर्तन बनाएंगे, सारे ही व्यक्ति यदि मान लो कि कृषि करेंगे, इससे अच्छा तो हम क्या करें, कार्य का विभाजन कर दे। तो इसके बाद क्या हुआ, कार्य का विभाजन हुआ, कार्य का विभाजन। अब देखिए कार्य का विभाजन कैसे हुआ। जैसे उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को कहा कि भाई 2-4 लोग जो है वो कृषि करें। कृषि तो लगभग सभी करते थे, इसके अलावा और जो काम थे उनको उन्होंने बांट दिया। जैसे कुंभकार का कार्य था कि वो केवल और केवल बर्तन बनाएगा, तो कुंभकार एक वर्ग बन गया। कपड़े बनाना शुरू किया, उस समय नवपाषाण काल में एक और कार्य होता है, कपड़े बुनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बुनकर बन गए। ठीक है, यानी कुंभकार हो गया, बुनकर हो गया, रंगरेज हो गए, कपड़ों को रंगने वाले वो हो गए। इसके अलावा बाल कटिंग करने वाले नाई बना दिए गए।
तो इस तरीके से कार्य का विभाजन कर दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कुंभकार केवल बर्तन बनाता है, तो अब उसके पास गेहूं कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो कृषि तो उपजाता ही नहीं है। तो जो किसान है, जो कृषि उपजा रहा है, वो क्या करेगा, इससे बर्तन लेगा और इसको बदले में क्या देगा, अनाज देगा। इससे कपड़े बनवाएगा, बदले में क्या देगा, अनाज देगा। तो इसका मतलब ग्राम जो है वो एक दूसरे के कार्य का विभाजन वो कर लेते हैं। ये समुदाय से ग्राम बन जाता है और वो अपने कार्य का विभाजन कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सब एक दूसरे जो हैं वो एक दूसरे का सहयोग करके और कार्य का विभाजन करके, और फिर क्या हुआ कि एक जाति का रूप ले लेते हैं ये, यानी कि कार्य जो है उसमें विशिष्टता आ जाती है। जब कुंभकार बर्तन बनाता रहेगा तो एक दिन जाकर के इसके बर्तन सुंदर बनने लग जाएंगे, क्योंकि हम भी तो देखते हैं ना, हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर कार्य में निखार आता है। एक ही काम को यदि एक ही व्यक्ति करता जाएगा, बार बार उसको अनुभव हो जाएगा, तो वो एक काम को अच्छी तरीके से करने लगेगा। तो इससे क्या हुआ, कार्य में विशिष्टीकरण भी आया, कार्य में विशिष्टता आई। यानी क्या क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, स्थायी निवास हुआ, समुदाय बने, ग्राम बने, कार्य का विभाजन हुआ, नई नई प्रकार की जातियां बनी, और फिर कार्य में विशिष्टता आई। यानी कि कार्य जो है उसमें विशिष्टता आ जाती है और सुंदर बर्तन बनने लग जाते हैं, सुंदर कपड़े बनने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इन नवपाषाण काल में कुछ नए नए कार्य होते हैं, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा नवपाषाण काल जो है वो दोबारा से हम और जो चीजें रह गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।